हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एम के यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई क्यूट केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली। आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम देख लिया और स्पेक्ट्रम होता क्या है, रेडिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें देख चुके हैं। आज हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, या कोई भी ऐसा एटम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कोई भी एटम हो, उसके स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है, ओके चलिए। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात कर रहे थे और आज हमारा लेक्चर है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो, स्पेक्ट्रम तो तब बनता है जब हमें एनर्जी रिलीज होती है, किसी भी एटम से एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, एनर्जी तो तब रिलीज होगी जब उसके पास एनर्जी हो। जब भी कोई भी एटम, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी से स्पेक्ट्रम बनेगा। ओके, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड तो तब होगा जब वो पहले एक्साइटेड रहा हो। जब एक्साइटेड होगा तभी जाकर के वो डी एक्साइटेड होगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन जो है उनको एक्साइटेड कैसे करें। एक्साइटेड करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे आपको ग्लास ट्यूब दिख रहा है। इस ग्लास ट्यूब में हम हाइड्रोजन की गैस भर के उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। जब हाइड्रोजन का गैस, यहाँ पे ढेर सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे, हाइड्रोजन के ढेर सारे एटम होंगे। इस हाइड्रोजन का एटम जो है ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कांटेक्ट में आता है। तो इस टाइम पे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमने ढेर सारे हाइड्रोजन के एटम भर दिए हैं, तो हर एक हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कांटेक्ट में आया होगा। दैट मीन्स हर एक हाइड्रोजन का एटम जो है उसके पास एनर्जी आई होगी। अब यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई देंगे वो इसके शेल में दिखाई देंगे। तो जब एटम के पास एनर्जी आई होगी तो इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी आई होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए होंगे। देखें कैसे, यह हाइड्रोजन का एटम है, जैसे उसने एनर्जी लिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। अब इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे। हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास कराया। तो उस टाइम पे हमने देखा कि हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होने का मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब फिर जब यही इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही क्या होता है, स्पेक्ट्रम ड्रॉ होता है। आइए स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वही एनर्जी जो भी थोड़ी देर पहले डी एक्साइटेड हुआ था उसको एक जगह कलेक्ट किया और उस डी एक्साइटेड एनर्जी को एक स्लिट से पास कराया। इस स्लिट से जब हमने डी एक्साइटेड एनर्जी को पास कराया तो वो स्लिट से बहुत ही पतली सी एनर्जी का एक लेयर गया होगा और आगे चल के एक प्रिज्म से टकराया होगा। प्रिज्म से टकराने के बाद उसकी एनर्जी का जो भी कलर होगा, अलग अलग रेडिएशन, अलग अलग वेवलेंथ, वो डिस्पर्ज हो गया होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आपने अलग अलग कलर की लाइनें देखी। यह है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बोला जाता है। फिर से बता दूं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ किया गया है। पहला काम ये होगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने के लिए हमने क्या किया, एनर्जी देने के लिए हमने उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास कराया। अब एनर्जी आ गया है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो चुका है। अब जब वो डी एक्साइटेड, भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपने सेल को छोड़ करके अपने हायर सेल में ज्यादा देर तक नहीं रहता, उसे वापस आना है। वापस आने के लिए वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा वो है यहाँ पे, हम उसको रख लेते हैं। उसी एनर्जी को एक स्लिट से पास कराते हैं। स्लिट से पास कराने का फायदा ये होता है कि एनर्जी फैलने ना पाए। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के हिट करे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हिट करता है और हिट करने के बाद वो अलग अलग वेवलेंथ में प्रिज्म से डिस्पर्स हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये लाइनें दिख रही है। ये लाइनें आपका स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन का सेल है, मतलब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। अब अलग अलग सेल से, अब ऐसा तो हो सकता है कि ढेर सारे सेल हैं और अलग अलग सेल से अलग अलग रेडिएशन बनेंगी, अलग अलग लाइनें बनेंगी। उन लाइनों को इसकी जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था, इसके डिस्कवरर के हिसाब से, डिस्कवरर के नाम से इन पर नाम दे दिया। लाइमन ने जो सीरीज खोजी उसको लाइमन सीरीज का नाम दिया। बामर ने जो सीरीज खोली वो बामर सीरीज का नाम दिया गया। पास्चर ने जो सीरीज खोजी उसको पास्चर सीरीज का नाम दिया गया। ब्रैकेट ने जो सीरीज खोजी उसको ब्रैकेट सीरीज का नाम दिया गया। एंड पीफंड ने जो सीरीज खोजी उसको पीफंड सीरीज का नाम दिया गया।
ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी साइंटिस्ट मैंने आपको अभी भी बताए हैं, ये सारे साइंटिस्ट बोहर के स्टूडेंट थे। तो बोहर के देखो, कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है ना बेटा, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसको अकेले कोई प्रोफेसर नहीं करता, वो अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर करता है। वो प्रोजेक्ट देता है अपने स्टूडेंट को, स्टूडेंट उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, पीफन, ये सब जितने हैं ये सब बोहर के स्टूडेंट हैं। और इन लोगों ने अपनी अपनी रेडिएशन डिस्कवर की, और जो रेडिएशन जिसने डिस्कवर की उसके नाम से उसका लाइन बन के तैयार हो गया, या उसका नाम दे दिया गया लाइन। ठीक है, सबसे पहला जो लाइन डिस्कवर किया गया था वो बामर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। बामर ने सबसे पहले लाइन डिस्कवर किया था, और वो डिस्कवर उन्होंने किया था 1885 में, यानी कि जॉन जैकब बामर नाम है इनका, और इन्होंने सबसे पहले लाइन डिस्कवर की जिसका नाम है बामर सीरीज। और वो बामर सीरीज कौन सी ईयर में डिस्कवर हुई? 1885 में। ये नोट करते जाएंगे। जॉन जैकब बामर डिस्कवर्ड बामर सीरीज इन 1885। अब इन सारे पॉइंट को नोट करते हैं, जो भी आपको सही लगे आप वीडियो को पॉज करें, उसको नोट कर लें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बामर सीरीज आप देख पा रहे हैं। तो बामर सीरीज कब तैयार होता है? बामर सीरीज तब तैयार होता है जब कहीं से भी लाइन चले और वो सेकंड पोजीशन पे आ जाए, तो बामर सीरीज तैयार होगा। ये जो सीरीज है ये विजुअल सीरीज है, यानी कि इसमें जो लाइट निकलेगी वो लाइट है, जो रेडिएशन निकलेगा वो रेडिएशन दिखाई देता है। अलग अलग कलर का जो रेडिएशन होता है वो दिखाई देता है, ये विजुअल रेंज में आता है। अब विजुअल रेंज में आ रहा है, तो विजुअल रेंज में आपको पता है विजुअल रेंज कितना होता है? 400 टू 700 नैनोमीटर। अब यहाँ पे 400 टू 700 नैनोमीटर के रेंज में अगर आ रहा है तो विजुअल रेंज हो गया। तो बामर सीरीज जो होता है वो विजुअल रेंज में आता है। ठीक है, यहाँ पे विजुअल रेंज आपको दिखाई दे रहा है। ये कब हुआ? जब कहीं से भी चले। कौन से नंबर पे आके रुके? सेकंड नंबर पे आके रुके। कहीं से भी चलने का मतलब कहीं से भी चल सकता है। ये n=2 है, n=3 से चलेगा तब भी सेकंड पे आएगा, n=4 से चलेगा तब भी सेकंड पे आएगा, कहीं से भी चलेगा तब भी सेकंड पे आएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एनर्जी गैप है। अब एनर्जी गैप है, जरा आप मुझे बताइए, अब सबसे कम एनर्जी कौन सी है? सबसे कम एनर्जी आपको ये दिख रही है, ये आपको सबसे कम एनर्जी दिख रही है ना? क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का गैप सबसे कम है। तो जब भी कभी 3 से n=3 से लेकर के n=2 पे कोई चीज जंप करता है, उस टाइम पे जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कैसी होगी बेटा? आप कहेंगे मिनिमम एनर्जी होगी। अच्छा, मिनिमम एनर्जी होगी तो वेवलेंथ कैसा होगा? वेवलेंथ क्या होगा बताएं? वेवलेंथ आप कहेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ। अच्छा, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी कलर का होता है? आप कहेंगे रेड कलर का होता है। देखिए रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम एनर्जी, ये रेड कलर का हो गया। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रेड कलर कब बनता है बामर सीरीज में, कौन ये बामर सीरीज में रेड कलर कब जनरेट होता है? आप कहेंगे सबसे मिनिमम एनर्जी वाला रेड कलर होगा। और मिनिमम एनर्जी कब होगा? जब 3 से लेकर के 2 पे जंप करे। अच्छा, मैं आपसे कहूँ मैक्सिमम एनर्जी कब होगा? आप कहेंगे मैक्सिमम गैप तो इनफाइनाइट वाला है। ये इनफाइनाइट से लेकर के, अगर आप इनफाइनाइट से देखें, इनफाइनाइट से लेकर के जब ये n=2 पे आ रहा है तब इस टाइम पे मैक्सिमम गैप आ रहा है ना? तो अगर मैं आपसे ऐसे बोल देता n=infinite to n=2 पे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे एनर्जी कैसी होनी चाहिए? उस टाइम पे एनर्जी आपको कैसी दिख रही है बताएं? एनर्जी कितना दिख रहा है? आप कहें एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी है तो वेवलेंथ कैसा होगा? वेवलेंथ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगा, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बताइए कैसे होगी? फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे सर मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है एनर्जी E=hc/λ या h/ν। ये वाला आपने अभी थोड़ी देर पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने इसको पढ़ा था। तो E=hc/λ, लैम्डा की वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। अगर लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगा, लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम हो गया यानी कि रेड कलर। और सबसे जो लॉन्ग लेंथ दिख रही है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, उसका कलर कौन सा होगा? विबग्योर में V सबसे, यानी कि वायलेट कलर होगा। ओके, मेरे ख्याल से अब तक आपने ये सारी बातें अच्छे से सीख ली। तो यहाँ पे हमने n=2 से लेकर n=3 से 2 पे आए, 4 से 2 पे आए, 5 से 2 पे आए, इनफाइनाइट से 2 पे आए, कहीं से भी आए लेकिन 2 पे आए, तो समझ लेना कौन सा सीरीज बन रहा है? बामर सीरीज। ओके, बामर सीरीज का वेवलेंथ कहां से? 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में होता है। ओके, मिनिमम एनर्जी किसकी होती है? मिनिमम एनर्जी रेड की होती है। और रेड कब आता है? जब 3 से लेके 2 पे जंप करे।
मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, वायलेट की होती है। मैक्सिमम एनर्जी कब आता है, जब वो इनफाइनाइट से लेकर के 2 पे जंप करे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, ये रेड कलर होगा, जैसा कि सबसे आखिरी वाला। ये कौन सा कलर है, ये वायलेट कलर है। ठीक, तो वायलेट कलर या रेड कलर वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, आप बता पाएंगे बड़े आराम से, सीख पाएंगे। ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, दिक्कत होगा तो आप मुझे बताएं। तो ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बता दी। इस चीज को इसके लिए बामर ने सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया था, जिसको बामर फॉर्मूला का नाम से जाना जाता है। उस बामर फॉर्मूला में वेव नंबर कैलकुलेट किया जाता है, और वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए बामर ने आपके जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला ये है, न्यू बार दिस इक्वल्स टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये है बामर फॉर्मूला। ठीक है, आप इन बामर फॉर्मूला को नोट कर लें जल्दी से, फटाक से। मेरे ख्याल से जितने भी पॉइंट मैं लिखूं उन सारे पॉइंट को नोट करते जाएंगे। आप वीडियो को जहां पे आपको लगे कि हाँ नोट करना है, आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें, अदरवाइज मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, ये है आपका बामर फॉर्मूला। ठीक, बामर फॉर्मूला के बाद फिर से देखें, न्यू बार यानी कि वेव नंबर दिस इक्वल्स टू 109677 ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये 2 क्यों है, 2 क्यों है, क्योंकि ये सेकंड पे आ रहा है। n क्यों है, वो कहीं से भी आ सकता है, तो ये n क्या होगा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो हमेशा 2 से बड़ी ही रहेगी, यानी कि 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन 3। ओके, तो यहां से आप वेव नंबर, अगर मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 3 से लेके 2 पे आए तो वेव नंबर कितना होगा, तो वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए 3 से 2 पे लाना है, यानी कि 1 = 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, 3 3 9, तो 1/4 माइनस 1/9, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, वेव नंबर आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक, ये रहा आपका बामर फॉर्मूला एंड बामर सीरीज। ओके, अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। बामर ने सिर्फ अपने फॉर्मूले के लिए इसको दिया था, लेकिन 2-3 साल के बाद 1888 में रेडबर्ग ने एक नया फॉर्मूला बनाया। इन्हीं बामर के फॉर्मूले को कॉपी किया और थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नया फॉर्मूला बना दिया। आइए चेक करते हैं कि रेडबर्ग ने कौन सा फॉर्मूला बनाया। उन्होंने बस इतना काम कर दिया कि ये जो 2 स्क्वायर है वहां n1 स्क्वायर और इसको n2 स्क्वायर कर दिया। अब आप सोच रहे हैं ये n1 स्क्वायर क्या है, बाकी सारी चीजें देखिए सेम, एज इट इज सेम, ये n1 स्क्वायर, ये n2 स्क्वायर। n1 स्क्वायर का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है, फाइनल पोजीशन। ओके, और n2 स्क्वायर क्या है, वो पोजीशन जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, यानी कि हायर एनर्जी का शेल, और n1 क्या है, लोअर एनर्जी वाला शेल। ठीक है, तो वहां पे पिछली बार क्या हुआ था, 2 पे जा रहा था और कहां से, n से आ रहा था। इस बार n2 से आ रहा है और n1 पे जा रहा है। n2 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू जहां से चल रहा है, और n1 क्या है, जहां पे पहुंच रहा है। ओके, मेरे ख्याल से ये सारी बातें बहुत ही आराम से आप समझ लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जहां से जंप किया, कहां से जंप किया, n2 से, वो कहां पहुंचा, n1 पे पहुंच गया, n2 एंड n1। n1 की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 होगी। अच्छा, n2 क्या हो जाएगी, कुछ भी होगी, इससे तो ज्यादा होगी, यानी कि n1 n1 + 1 n1 + 2 n1 + 3 n1 + 4 कुछ भी होगी। 1 अगर इसको 1 कर दिया आपने तो ये 1 नहीं हो सकती, 2 3 4 5 6 हो गया। अगर ये 2 हो गया तो ये 2 नहीं हो सकता, 1 2 नहीं हो सकता, 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो जो भी होगा n1 से हमेशा n2 बड़ा रहेगा। आप कुछ भी लिख दें, आप लिखेंगे हमेशा n1 = n2 ऑलवेज। ठीक है, ये रहा आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, सॉरी रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग ने क्या किया, बामर के फॉर्मूले को कॉपी किया है, बस 3 साल का अंतर था। 1885 में बामर ने फॉर्मूला दिया और 1888 में किसने दिया, रेडबर्ग ने फॉर्मूला दे दिया। बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, अब ये जो आपको यहाँ पे 109677 आपको पोर्शन दिख रहा है, क्योंकि ये हर किसी के लिए, हर किसी लाइन के लिए एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए इस फॉर्मूले को ज्यादा तवज्जो दिया गया था। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसको कांस्टेंट को रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन का नाम दिया गया था। एक बात याद रखिए, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ये आप हीलियम के लिए नहीं यूज कर सकते, लेकिन हीलियम प्लस के लिए यूज कर सकते। ये लिथियम के लिए नहीं यूज कर सकते, लेकिन लिथियम प्लस के लिए यूज कर सकते। ठीक है, ये केवल रेडबर्ग कांस्टेंट, ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट आपको दिख रहा है, ये केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दिख रहा है। ठीक, इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे और सारे फॉर्मूले डिराइव होते गए।
अब अगर कोई भी, जैसे कि अगर कहीं से भी सीरीज कहीं से भी चले, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करें, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करें और इलेक्ट्रॉन n=1 पे आ रहे हैं तो सीरीज को हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करें, अगर इलेक्ट्रॉन 2 पे आ रहे हैं तो बामर सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करें, अगर 3 पे आ रहे हैं तो पास्चन सीरीज, और इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करें अगर 4 पे आ रहे हैं तो ब्रैकेट और फिर डिफरेंट सीरीज आ जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। ये आपका विजिबल रेंज में आ रहा है, तो ये विजिबल रेंज के, अब भाई इसकी एनर्जी आपको कम दिख रही है, देखिए यहाँ पे एनर्जी कम होती जा रही है, जैसे इस नीचे एनर्जी ज्यादा हो रही है। अगर ये विजिबल रेंज है तो ये विजिबल रेंज से ज्यादा एनर्जी यानी कि अल्ट्रावायलेट होगा, और अगर ये विजिबल रेंज है तो ये विजिबल रेंज से कम एनर्जी यानी कि माइक्रोवेव या रेडियो वेव होगा, तो ये माइक्रोवेव या इंफ्रारेड वेव आएगा। ओके, ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान से देख लें और नोट कर लें अपनी कॉपी में। जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होगा तो डिपेंड करेगा कौन से सेल से कौन से सेल में आ रहा है, जिस सेल से जिस सेल में आएगा उसी हिसाब से चीजें बदलती जाएंगे, अलग अलग टाइप का सीरीज बनता चला जाएगा। ओके, जरा देखें ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज कहां से चल रहा है, आप बताएं। 2, 3, 4 कहीं से भी चलेगा और कहां पहुंचेगा, 1 पे पहुंचेगा। उस टाइम पे जो रेडिएशन तैयार हो रहा है वो कौन सा होगा, वो स्पेक्ट्रम जो होगा वो कौन सा होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तैयार होगा। ठीक है, अच्छा बामर सीरीज कब बनेगा, जब 2 पे आए, कहां से, कहीं से भी आए, तो 2, 3, 4, 5, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट, कहीं से भी चले, कहां पे आ जाए, 2 पे आ जाए तो बामर, उसके लिए विजिबल रेंज। विजिबल का मतलब क्या हो गया, विबग्योर, ये विबग्योर है। ठीक है, अच्छा कहीं से भी चले, अगर 3 पे आ जाए और 3 पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। अच्छा कहीं से भी चले 4 पे आ जाए तो ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए इंफ्रारेड, इन दोनों के लिए इंफ्रारेड, और प्रीफंड के लिए भी इंफ्रारेड होगा। इन तीनों के लिए इंफ्रारेड हो गया, क्यों, क्योंकि विजिबल के नीचे वाला इसकी एनर्जी, ठीक है, लो एनर्जी और ये हाई एनर्जी, एनर्जी गैप ज्यादा है लाइमन में, इसलिए हाई एनर्जी। ओके, जरा ध्यान से इन सारी चीजों को देखें और ये स्पेक्ट्रम 9 एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए आप अपने कॉपी में नोट करें। फिर से मैं बता दूं, दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा ये हाइड्रोजन के लिए, स्पेशली हाइड्रोजन। ओके, नोट कर लें, नोट कर लिया। ओके, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जल्दी हम एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन बैंक लेके आने वाले हैं। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, और आप सब एक एक क्वेश्चन को देख, जो क्वेश्चन आपको ना है उस क्वेश्चन को क्लिक करें, क्वेश्चन नंबर पड़ा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे होगा, ऐसे वीडियो बनेगी, और जो भी क्वेश्चन आपको ना आया हो आप उसको क्लिक करें, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय बाय।